केस नंबर 1, मार्च 2014। 1000 से ज्यादा लोग मथुरा पहुंचे। वहां एक जगह है जवाहर बाग, लगभग 270 एकड़ में फैली एक सरकारी जमीन। उन हजारों लोगों ने वहां रुकने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद सभी वहां ठहरे। समय बीतता गया। धीरे धीरे 1000 की भीड़ 2000 हो गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगीं। सेना की तरह वहां मार्च होने लगी और बाहरियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। इन 1000 लोगों का एक अगुआ भी था। नाम था रामवृक्ष यादव। उसने जवाहर बाग में अपनी सरकार बना ली थी। युवाओं से कहता था कि देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने ही नहीं चाहिए। बाग में मौजूद लोगों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ज्यादातर लोग वहां हथियारों के साथ ही नजर आते। ये सब साल भर चला। फिर मथुरा बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष विजयपाल तोमर ने एक जनहित याचिका दायर की। उस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जवाहर बाग खाली कराने का आदेश दिया। पुलिस जवाहर बाग पहुंची। रामवृक्ष की अगुवाई में लगभग 1.5 से 2000 लोगों की भीड़ पहले ही तैयार थी। सभी पुलिस कर्मियों को आगे बढ़ने की चुनौती दे रहे थे। पुलिस और जवाहर बाग में मौजूद लोगों के बीच भयंकर फायरिंग हुई। लगातार 12 घंटे ऑपरेशन चला। नतीजतन मथुरा के तत्कालीन एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार समेत 29 लोगों की मौत हो गई। केस नंबर 2, देवभूमि उत्तराखंड का शहर हल्द्वानी। शहर के रेलवे स्टेशन के पास लगभग 29 एकड़ की जमीन है। ये जमीन रेलवे की है। यहाँ कुछ बस्तियां हैं जिनमें 4000 परिवारों के लगभग 50,000 लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, एक बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। लोगों का कहना है कि जमीन उनकी है, वो यहाँ सालों से रह रहे हैं। वहीं रेलवे का कहना है कि अतिक्रमण करने से जमीन लोगों की नहीं हो जाती। केस 2013 में पहली बार नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने रेलवे के सभी कागज देखने और अतिक्रमण करने वालों की दलीलें सुनने के बाद अवैध झुग्गियों को नष्ट करने का आदेश जारी किया। फिर अतिक्रमण करने वालों में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, आप सिर्फ 7 दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें कोई व्यावहारिक समाधान ढूंढना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से प्रश्न भी किया। लोग 50 सालों से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। केस नंबर 3, असम में एक जगह है नौगांव। यहां रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 200 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां थीं। जिला प्रशासन ने वहां रहने वालों को नोटिस भेजा। फिर कुछ हटे और कुछ नहीं। फिर पुलिस प्रशासन ने मिलकर 200 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों को नष्ट कर दिया। केस नंबर 4, केरल के एर्नाकुलम जिले में एक जगह है मराड़ू। यहाँ के तटीय इलाकों में विशालकाय अपार्टमेंट्स का निर्माण हुआ था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नष्ट करने का आदेश जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ऐसे अवैध निर्माण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही गुजरात और हरियाणा में भी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक ऐसी असंवैधानिक प्रक्रिया जिसे कोई अतिक्रमण कहता है, कोई कब्जा तो कोई एनक्रोचमेंट। तो आइए आज आपको देश के उन हिस्सों में लेकर चलते हैं जहां रेलवे, सरकार और सेना की जमीन पर अतिक्रमण है। कहीं भूमाफियाओं का तो कहीं घुसपैठियों का। देश में बहुत सी जमीनें हैं जिन पर कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन उन पर अवैध कब्जा है। यह सब आज से नहीं हो रहा है। आजादी के बाद से ही देश की जमीनों पर अतिक्रमण हावी है। वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहां कानून निस्तेज हो जाता है, कैसे सिस्टम से जुड़े लोगों की शह पर पूरी मनमानी होती है, क्यों एक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है और सरकार को अपनी ही जमीन के लिए लड़ना पड़ता है। देश में सबसे ज्यादा अतिक्रमण रेलवे की भूमि पर है। उसमें भी अधिकांश अतिक्रमण शहरी इलाकों में है, मेट्रो और रेलवे स्टेशन के आसपास। कहीं झुग्गी झोपड़ियां हैं तो कहीं पक्के निर्माण हैं। रेलवे की कितनी भूमि पर अतिक्रमण है, ये जानने के लिए राज्य सरकारें और रेलवे अक्सर सर्वे करते हैं। मार्च 2019 में राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था, रेलवे के पास 4.84 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें 821 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। रेल मंत्रालय ने एक बार फिर अपडेटेड जानकारी दी कि 31 मार्च 2022 तक रेलवे की 782 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण था। आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम जरूर सुना होगा। यह भी सुना होगा कि बैठने की क्षमता के मामले में यह देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। देश में रेलवे की जितनी जमीन पर अवैध कब्जा है, उसमें 31 नरेंद्र मोदी स्टेडियम आ जाएंगे। अगर कोई रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करता है
तो नियम के मुताबिक उसे मुआवजा या पुनर्वास भी नहीं मिलता। सेना की जमीन के हालात भी लगभग वैसे ही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एस्टैब्लिशमेंट होती है। इन एस्टैब्लिशमेंट्स के तमाम हिस्सों पर लोगों का अतिक्रमण है। कहीं लोग शेड बना लेते हैं तो कहीं मकान। कुछ जगहों पर तो लोग डिफेंस लैंड पर बिजनेस कर रहे हैं। साल 2018 तक डिफेंस की 9,622 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था। हाल ही में अयोध्या से एक ऐसी खबर सामने आई। 11 फरवरी 2023 को लेफ्टिनेंट कर्नल स्टेशन हेडक्वार्टर अयोध्या कैंट की तरफ से शहर के डीएम को एक पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा था कि अयोध्या कैंट की काफी जमीन सेना की राइफल रेंज है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। फिर आती है सरकारी जमीन। सरकारी जमीन ऐसे तो कई तरह की होती है, लेकिन मोटे तौर पर केवल 2 तरह की मानी जाती है। पहली ग्रामीण सरकारी भूमि, दूसरी शहरी सरकारी भूमि। गांव में यह जमीन ग्राम समाज, पंचायत और सामुदायिक केंद्रों की होती है। इनमें तालाब, स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। वहीं शहरी जमीन नगर निगम, नजूल, विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की होती है। बिहार सरकार के पास तो सभी सरकारी जमीनों की जानकारी तक नहीं थी। फिर 2021 में बिहार सरकार ने अलग अलग विभागों से जमीन का पूरा रिकॉर्ड मांगा। यूपी में लगभग 1 लाख हेक्टेयर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण था। प्रदेश के आधे से अधिक थानों में 50 से अधिक भूमाफियाओं के नाम दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी खुद माना था कि गांवों में सबसे अधिक शिकायतें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की हैं। कचहरी से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अतिक्रमण करने वालों पर हजारों लाखों केस पेंडिंग हैं, जिन पर सुनवाई हो रही है या होनी है। यह ऐसी जमीन है जिसका सरकार के अलावा कोई और मालिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था, चाहे जितनी निगरानी की जाए, अतिक्रमणकारियों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने से नहीं रोका जा सकता। अतिक्रमण करने वाले जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण के लिए गिद्धों की तरह झपट्टा मारते हैं और कई बार सरकारी तंत्र के सहयोग से अपने अवैध कब्जे और निर्माण को नियमित भी करवा लेते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर देश में एक कानून है, भूमि अतिक्रमण अधिनियम, अंग्रेजी में लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट। कानून उन लोगों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था जो सरकारी जमीन पर कब्जा या अतिक्रमण करते हैं। ऐसा करने वालों को आईपीसी की धारा 441 और धारा 442 के तहत अपराधी माना जाता है। इस कानून के सामने भी एक परेशानी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है, इसलिए म्युनिसिपल बॉडीज अचानक झुग्गी झोपड़ियों या अवैध निर्माण को नष्ट नहीं कर सकती हैं, भले वो झुग्गी झोपड़ियां सरकारी जमीन पर ही क्यों न बसाई गई हों। अतिक्रमण भी कुल 2 तरह के होते हैं। पहला सॉफ्ट या जिसे टेम्पररी अतिक्रमण कहा जाता है, जैसे बस्तियां या झुग्गी झोपड़ी। ये ज्यादातर रेलवे की जमीन पर होती है। इन्हें रेलवे पुलिस प्रशासन की मदद से हटाता है। दूसरे तरह का अतिक्रमण है परमानेंट अतिक्रमण, या जिनमें कोई एक पार्टी नहीं होती। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971, अंग्रेजी में पब्लिक प्रमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट है। इस नियम के तहत अगर रेलवे की जमीन पर कोई अतिक्रमण होता है तो पहले उसे अतिक्रमण हटाने का नोटिस भेजा जाता है। अगर अतिक्रमण करने वाला खुद से नहीं हटता तो उसे हटाया जाता है। लेकिन यहां भी एक समस्या है, अतिक्रमण करने वाले नोटिस को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में अतिक्रमण को लेकर अलग अलग कानून हैं। यूपी में भू राजस्व अधिनियम 1901, राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता 1959। अतिक्रमण के कारण तो बहुत हैं, पर शुरू कहां से करें? इनमें 3 सबसे अहम हैं, भूमाफिया, घुसपैठिए और दबंग। असल में जो भूमाफिया हैं वही नेता हैं और वही समाज सुधारक हैं, किंतु जहां जमीन की बात आती है वहां ये माफिया बन जाते हैं। सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग इनका सहयोग और समर्थन करते हैं। फिर आते हैं घुसपैठिए। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों और असम, बंगाल, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में हजारों घुसपैठियों का कब्जा है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इनकी पहचान करना और इन्हें वापस भेजना है। उसके पहले सरकारी जमीन खाली होने का कोई रास्ता ही नहीं है। इस तरह की अवैध बस्तियों में एंटी डेवलपमेंट और एंटी नेशनल एक्टिविटीज बराबर होती हैं। राज्य सरकारें इन्हें हटाने की जगह इन्हें वैध घोषित कर देती हैं। अक्टूबर 2019 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1800 अवैध झुग्गियों को वैध कर दिया था। पश्चिम बंगाल के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। लाखों की तादाद में अवैध नागरिकों के आधार कार्ड
और राशन कार्ड बनवाए जाते हैं। इनके निशाने पर सरकारी जमीन ही होती है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे का एक और बड़ा कारण है आबादी। जितनी आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी ही कम होगी। ऐसे में भूमाफिया अतिक्रमण का रास्ता अपनाते हैं। गांवों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन भी एक बड़ा कारण है। गांव में रहने वाले नहीं हैं और शहरों में रहने की जगह नहीं है। अगला कारण ऐसा है जो सबसे सामान्य है और वीडियो में अब तक उस पर कई बार बात भी हो चुकी है। वह है सरकारी मशीनरी से जुड़े लोगों की तरफ से होने वाला भ्रष्टाचार। ऐसे भ्रष्टाचार की वजह से ही भूमाफिया सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं और उसे बेच भी देते हैं। रेलवे की जमीन पर होने वाले अतिक्रमण की वजहों में एक वजह काफी पुरानी है। अंग्रेजों ने जब भारत में रेल नेटवर्क शुरू किया तब वो एक लार्जर और लॉन्ग टर्म नेटवर्क की योजना के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि आने वाले समय में रेलवे के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता होगी ही। अब रेलवे को हमारी सुविधा और हमारे विकास के लिए अपनी जमीन की जरूरत होती है, तो उसे हमारा ही अतिक्रमण पाया जाता है। मार्च 2019 से मार्च 2022 तक रेलवे ने 38 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई। ये कैसे संभव हुआ? राज्य सरकारों के सहयोग और रेगुलर सर्वे की मदद से। इसका सीधा मतलब है कि रेलवे को संवेदनशील जमीनों की पहचान और निगरानी समय समय पर करते रहना होगा। जहां संभव हो वहां फेंसिंग या दीवार भी बनवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। इस मुश्किल से निपटने के लिए एंटी भूमाफिया पोर्टल भी बनाया गया था, जिस पर लोग आसपास होने वाले अतिक्रमण या कब्जे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व विभाग सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए 2017 से ही भूमाफिया विरोधी अभियान चला रहा है, जिसके तहत यूपी में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी बनाई गई थी। ऐसे प्रयासों के चलते यूपी सरकार ने प्रदेश में हजारों करोड़ जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई है। लेकिन एक सच ये भी है कि अभी भी बहुत सी जमीनों पर अतिक्रमण या कब्जा है। 2021 में बिहार सरकार ने भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया था। इसी तरह 2022 में डिफेंस ने भी अपनी जमीन पर होने वाले अतिक्रमण के लिए चार दीवारी बनाने का फैसला लिया था। इन सारी बातों के अलावा लोगों को खुद से जागरूक होना होगा, खुद से पहल करनी होगी और उसके भी दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो आप कलेक्ट्रेट में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या हाई कोर्ट में उसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अतिक्रमण, अवैध कब्जा या एनक्रोचमेंट किसी भी देश के लिए एक व्यवधान जैसा है। जहां यह होगा वहां विकास नहीं हो सकता। बड़े पैमाने पर विकास के लिए अतिक्रमण का न होना बेहद जरूरी है। लोगों को समझना होगा कि अतिक्रमण रास्ते के उस पत्थर की तरह है जिसके रहते विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती।